गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? पहले आवाज़ क्लियर करें, यस नो में जवाब दीजिए। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? शायद हम कंटिन्यूस करते हैं, कुछ जुड़ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, तो इसको आप बाद में देख लीजिएगा क्लास, अगर जो नहीं देख पा रहे हैं। हम जो है कंटिन्यूस कर रहे हैं। देखिए, अब आपका जो आज से बैच शुरू होना है, एक क्लास आपकी हिस्ट्री की शुरू हो चुकी है, वो किसी कारणवश अभी नहीं हो पा रही है, 1-2 दिन में वो भी रिज्यूम हो जाएगी, वो भी शुरू होगी। दूसरी क्लास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी, वो इकोनॉमिक्स से शुरू होगी। मैं जीवन कांडपाल आपको इकोनॉमिक्स की क्लास लूँगा। इकोनॉमिक्स का सिलेबस की बात करें मोटा माटी, तो आपने देख भी रखा होगा कि एलटी में क्या क्या पूछा जा रहा है। उसमें 2 पोर्शन लिख रखे हैं आपके में, एक लिखा है माइक्रो इकोनॉमी, एक लिखा है मैक्रो इकोनॉमी। आज हम बेसिक से ही चलेंगे, तो बात कर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति क्या है देखिए आप, अब सिंपल सा है। देखिए अभी हमने बात किया था, अब ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में बात हो रही थी किसकी? प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन का मतलब क्या था आपका? उत्पादन की बात कर रहे थे। और उत्पादन किस चीजों का हो सकता था? या तो वस्तुओं का हो सकता था। किसका हो सकता था? वस्तुओं का। या दूसरा किसका हो सकता था आपका? सेवाओं का। यह चीज अभी आपने पढ़ी जब हम अर्थशास्त्र की परिभाषा में बात कर रहे थे कि क्या हो रहा? उत्पादन। और उत्पादन किसका हो रहा है? सिर्फ वस्तुओं एवं सेवाओं का। अब इसी को यहां अप्लाई कर दीजिए मुद्रास्फीति में। वस्तुओं एवं सेवाओं, सर्विसेज, सेवाओं के मूल्य में लगातार बढ़ोतरी को संबोधित करती है, को संबोधित करती है। यानी इन्फ्लेशन क्या कह रहे हैं हम? वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में अगर कंटिन्यूअस लगातार मूल्यों में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन कहते हैं। जिसे आम बोलचाल की भाषा में, जिसे आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं हम? महंगाई कह देते हैं। क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। जबकि मुद्रास्फीति एक व्यापक अवधारणा है। एक एक क्या हुआ? ये महंगाई इसका एक कारक हुआ बस। ये क्या होगा? एक कारक। आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? महंगाई बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई उसका एक कारक होता है। इन्फ्लेशन का मतलब हुआ वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में जब लगातार बढ़ोतरी हो रही हो, तो उसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे। अगर इसकी दूसरी परिभाषा आपसे टेक्निकल पूछ लेगा, देखिए टेक्निकल परिभाषा क्या पूछेगा, तो दूसरी परिभाषा यह होती है कि मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी को संबोधित करता है। कमी को संबोधित करता है या संबोधित करती है। यानी इन्फ्लेशन क्या है? मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है, क्रय क्षमता है, उसमें कमी आ जाए तो उसको भी हम इन्फ्लेशन ही कहते हैं। जैसे समझिए, अब इसको एग्जांपल से समझना है आपको। यह परिभाषा ज्यादा पूछी जाती है, ये तो आम बोलचाल की है, ये तो हर कोई बता देगा कि बिना पढ़ा लिखा भी कह देगा कि वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में अगर लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो उसको हम इन्फ्लेशन कह देंगे। लेकिन एक आपसे यह उम्मीद होती है कि मुद्रा की क्रय क्षमता में अगर कमी को संबोधित कर रहा है तो उसको भी इन्फ्लेशन कहा जाता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब परचेजिंग पावर होती क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा पहले। जैसे हम 2 एग्जाम्पल लेंगे 2022, ध्यान रखिए, और एक एग्जाम्पल लेंगे हम 2023। अब देखिए 2022 और 23 की जब हम तुलना कर रहे हैं, तो इसी समय आपने देखा था कि समस्या आपके साथ टमाटर की ही हुई थी। टमाटर का ही बात करते हैं। देखिए क्या होता है, 2022 में 1 केजी टमाटर, ठीक है,
1 केजी टमाटर था 20 रुपए का। कितने का था? 1 केजी टमाटर है 20 रुपए का। अब देखिए 2023 में ही यही टमाटर 1 केजी हो गया है आपका 60 रुपए। पहुंच तो खैर 150 200 भी गया था, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि परचेजिंग पावर क्या होती है और कैसे ये डिक्रीज कर रही होती है। अब देखिए यानी 2022 में 1 केजी टमाटर 20 रुपए का और 2023 में 1 केजी टमाटर 60 रुपए का है। अब हमारी आय क्या है? फिक्स हो। अब हमको 20 रुपए में ही लेना है। हमारी आय क्या थी? फिक्स थी, और 20 रुपए में ही हमको जो है टमाटर लेना है। अगर हमको, हमारे पास आय क्या है? 20। अब इस समय भी हम 20 रुपए से टमाटर लेने जाएं और टमाटर कितना है? 1 केजी 60 रुपए का है। क्या 20 रुपए में 1 केजी टमाटर मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो अगर 20 रुपए में अगर हम अभी टमाटर लेंगे तो वो हमको जो है 250 ग्राम मिलने वाला है। इस समय कितना मिलेगा? 250 ग्राम। 2.250 ग्राम, 250, यह पॉइंट हटा देते हैं। क्या लगभग, अब आंकड़े समझना है आपको बस, कितना मिला? 250 ग्राम। तो यानी हमें जो है उसी 20 रुपए में पहले 1 केजी लेके आते थे, आज उसी 20 रुपए में हम कितना लेके आ रहे हैं? 250 ग्राम। तो यानी हमारी परचेजिंग पावर क्या हो गई? कम, यानी 750 ग्राम की हमारी कटौती हो गई है। क्या हुई? 750 ग्राम की क्या हो गई? कटौती। जहां उसी 20 रुपए में 1 केजी आता था, आज इसी 20 रुपए में लेने जा रहे हैं, तो कितना मिल रहा है? 250। यही है परचेजिंग पावर। परचेजिंग का मतलब जितनी ज्यादा वस्तुओं को खरीद सकें। अब वहां 1 केजी खरीद रहे हैं और इस समय कितना खरीद पा रहे हैं? 250 ग्राम। तो अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मुद्रा की क्रय क्षमता, ये परचेजिंग पावर जहां इस समय 1 केजी हुआ करती थी, अब जो है ये घट के कितनी हो गई है? 250 ग्राम हो गई है। इसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति कहते हैं। आय क्या है? फिक्स। आय जब फिक्स होगी तो परचेजिंग पावर देखी जाएगी कि परचेजिंग पावर कितनी आ रही है। अगर ये डिक्रीज कर रही है तो यही आपकी टेक्निकल डेफिनेशन निकलेगी। मुद्रा की क्रय क्षमता में अगर कमी आ रही है तो उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। आई बात समझ में? यहां तक बहुत धीमे चल रहे हैं, स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो भी बता सकते हैं, ठीक है? स्पीड का ध्यान रखेंगे, यहां कोई जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप समझते हुए जाइएगा। अगर ये समझ में आएगा तभी आगे बैंकिंग भी समझ में आएगा या मौद्रिक नीतियां समझ में आएंगी। जब मौद्रिक नीतियां समझ में आएंगी तभी राजकोषीय नीतियां भी आएंगी। यहां पर क्लियर हुआ? उदासीनता नहीं बनाएंगे, थोड़ा एक्टिव रहेंगे, है ना? यहां तक बात समझ में आई? तो यहां तक बात समझ में आई। तो देखिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे, अब दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, देखिए यहां पर पॉइंट, जैसे जैसे मुद्रा की क्रय क्षमता, परचेजिंग पावर, क्रय क्षमता क्या हो जाए? शून्य हो जाए। शून्य हो जाए तो उस मुद्रा को, यानी उस करेंसी को, उस मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। यानी परचेजिंग पावर क्या हो जाए? किसी मुद्रा की क्या हो जाए? बिल्कुल जो है शून्य हो जाए। जैसे आपने देखा होगा पहले 5 पैसे का भी सिक्के आते थे, याद आया होगा? 20 पैसे से भी आते थे और 50 पैसे के भी आते थे। ये सिक्के कहां गए? अब गायब हो चुके हैं। क्यों गायब हो चुके हैं? कि 5 पैसे में अब कुछ नहीं मिल सकता है। कुछ खरीद सकते हैं? नहीं। जैसे ही परचेजिंग पावर 0 हो रही तो प्रचलन से बाहर हो जाती है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, ये 50 पैसे का सिक्का अर्थव्यवस्था से गायब तो हो गया, लेकिन अभी भी यह प्रचलन में रहता है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि क्या 50 पैसे का सिक्का अभी भी प्रचलन में? हाँ बिल्कुल है। लेकिन ये आरबीआई ने इसमें नॉर्म्स तय कर रखा है कि आप 10 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। क्या कर सकते हैं? 10 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन 5 पैसे 20 पैसे के सिक्के तो गायब ही हो चुके हैं, क्योंकि उनसे अब कोई चीज खरीदी नहीं जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ
कि उसकी परचेजिंग पावर क्या हो चुकी है, शून्य हो चुकी है। तो शब्द ही लिखा हुआ, जिसकी परचेजिंग पावर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे अर्थव्यवस्था से या प्रचलन से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। वो क्या हो गई है, बाहर हो चुकी। दूसरा देखिए, जो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का जो प्रभाव पड़ा, वो देखिएगा आपके जो सिक्के थे पहले, क्वाइंस, ये सिक्के देखिएगा पहले 1 रुपए का सिक्का इतना बड़ा था। अब ये क्वाइंस के साइज देखिए, 1 रुपए का सिक्का छोटा कर दिया है। और या फिर 5 का सिक्का भी पहले भारी वेटेज का आता था, मोटा मोटा था, ऐसा ऐसा करके क्या था, मोटा। अब इसको क्या कर दिया, हल्का कर दिया है। इसका कारण भी यही है कि इन्फ्लेशन का प्रभाव। अब अगर हम इतना मेटल इसमें लगाएं तो वही इतना मेटल 1 रुपए में आ भी तो जाना चाहिए, तभी तो इतना मेटल को लगाएंगे। अब इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ जा रहा है, इतने मेटल को खरीदने में अगर हमको 2 रुपए देने पड़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्वाइंस को छोटा करेंगे, क्वाइंस का साइज क्या कर देंगे, छोटा। इसलिए क्या कर दिया, क्वाइंस का साइज भी क्या कर दिया, हल्का कर दिया गया। अब आपने देखा भी होगा, वो छोटे सिक्कों को ले नहीं रहे, उन्होंने कहा ये तो छोटा है। छोटे से मतलब नहीं है, वो क्या कर दिया गया है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट पड़ा तो सिक्का जितने में 1 रुपए में हम खरीद सकते हैं उतना ही मेटल तो लगाएंगे उसमें। अब 5 रुपए का मेटल तो 1 रुपए में लग नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या किया गया है, क्वाइंस के साइज छोटे कर दिए। और 5 रुपए वाले भी देखिएगा आप धातु चेंज कर दिए गए, यानी मेटल को चेंज करके दूसरा बना दिया गया है। तो ये होगा इन्फ्लेशन का प्रभाव। एक तो क्वाइंस के साइज छोटे कर दिए, दूसरा हमने क्या कहा, अगर ये भी 1 रुपए में भी इसके बाद अगर कुछ नहीं खरीदा जाएगा तो 1 रुपए भी बाहर हो जाएगा, 5 में जब नहीं खरीदा जाएगा तो 5 भी बाहर हो जाएगा। ये था इन्फ्लेशन। अब इसके बाद पूछा जाता है प्रभाव, इंपैक्ट। इसका क्या पूछा जाता है, मुद्रास्फीति का प्रभाव। प्रभाव क्या होता है, मुद्रास्फीति अगर यानी इन्फ्लेशन जो है हो रही है तो इसका हमारा क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी अर्थव्यवस्था पर इसका, किसका, मुद्रास्फीति का, अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का विपरीत प्रभाव पड़ता, अपोजिट होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। कैसे विपरीत प्रभाव पड़ता है, प्रभाव में देखेंगे तो यहां अर्थ, आपने समाज में देखा होगा 2 वर्ग हैं, एक वर्ग है अमीर, ठीक है, और दूसरा वर्ग है बेचारा गरीब। समाज को भी अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो वो 2 भागों में है, एक अमीर है, एक क्या है, गरीब। इस अमीर पर तो ज्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, इस गरीब पर प्रभाव पड़ जाता है। अब गरीब पर प्रभाव ज्यादा क्यों पड़ रहा है, इसका कारण क्या है, इस गरीब की जो आय है वो क्या होती है, निश्चित होती है, कम होती है। क्या है, निश्चित होती है। आय क्या होती है, निश्चित होती है। जब आय ही इसकी निश्चित होती है तो इसके पास अधिशेष राशि होगी ही नहीं। जो सरप्लस करेंसी होती है, अधिशेष राशि होगी, उसके बाद उस बेचारे की बचत जो है वो सब की सब किस में चले जाएगी, इन्फ्लेशन में। अब वही टमाटर खाना तो है ही था ही। अब 20 रुपए में पहले 1 केजी मिल रहा था तो खा ले रहा था, चलो पाव भर भी लाएगा, 5 रुपए में तो ले आएगा। लेकिन अब 20 रुपए में ही पाव भर आ रहा है तो कहां से खरीद लेगा। तो सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है गरीब वर्ग पर, क्योंकि उसकी आय क्या होती है, निश्चित होती है, उस बेचारे के पास अधिशेष राशि नहीं होती है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है, ये गरीब वर्ग होता है। अमीर वर्ग क्यों नहीं प्रभावित नहीं होता है, ये वाला, इसके पास जो होता है ना, अधिशेष राशि होती है। अधिशेष राशि का मतलब क्या है, इसके पास बचत ज्यादा है, अधिशेष राशि होती है इसके पास, अधिशेष राशि होती है। अब ये जो अधिशेष राशि है इसके पास, ये क्या कर देगा, जिन वस्तुओं में इन्फ्लेशन से रेट बढ़े हुए हैं वहां क्या कर देगा, ये निवेश कर देगा। अपनी अधिशेष राशि को क्या कर देगा, निवेश कर देगा। जो वस्तुओं को खाद्य मुद्रास्फीति में अगर उसको प्रभाव पड़ भी रहा है तो इस निवेश के माध्यम से क्या करेगा, वो फायदा उठा लेगा। क्या कर लेगा, वो फायदा उठा लेगा और फायदे को अपने आप को क्या कर ले जाएगा, बैलेंस कर ले जाएगा। इसके पास आय ही निश्चित है बेचारा, ये कहां खर्च करे, जितना भी सेविंग होगी भी थोड़ी बहुत भी, वो भी उसकी क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो पहली चीज तो ये पूछा जा रहा है, देखिए पिछले बार क्वेश्चन पूछा है, या 2016 में पूछा था इसमें, कि मुद्रास्फीति का प्रभाव किस पर ज्यादा पड़ता है, सबसे ज्यादा गरीब पर।
ठीक है, अमीर पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ता है इस पर। क्यों नहीं पड़ता है? अभी हमने बता दिया, इसके पास अधिशेष राशि होती है, उस अधिशेष राशि को ये क्या करेगा, कहीं निवेश कर देगा तो वहां से बेनिफिट कमा लेगा, तो इसको ज्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो ऋणी होता है, ऋणी का मतलब हुआ जो ऋण लेने वाला है। अब यहां लिख देता हूं, एक ऋण लेने वाला, दूसरा पॉइंट होगा आपका ऋण देने वाले को, देखो ध्यान रखिए, ऋण देने वाले को घाटा होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ऋण देने वाले को क्या होता है, घाटा होता है, स्टार। और ऋण लेने वाले को फायदा होता है। अगर इधर बैंकिंग से आपसे रिलेटेड कर देता है तो यहां जो अगर बैंकिंग ऋण दे रहे हैं, क्योंकि उस समय उस मुद्रा की परचेजिंग पावर अलग थी, अब बढ़ गई है, इसको वापस कितना करना है, जितना इसने ले रखा है, तो इसको तो फायदा हुआ और इसको क्या हो गया, घाटा। तो देखेंगे जैसे ही अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की कंडीशन उत्पन्न होती है तो ध्यान रखेगा, देखिए बैंकों ने पहले ऋण दे रखा है तो बैंकों को घाटा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का कारण मूल्य क्या हो रहे हैं, परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो मुद्रा की वैल्यू गिर रही है, तो वो जो ऋण दे रखा है वो उतना ही वापस करेगा। तो बैंक भी क्या करते हैं, देखिएगा, अपने घाटे की भरपाई के लिए तुरंत वो भी क्या करते हैं, ब्याज दरों को बढ़ा देते हैं ताकि हम नुकसान से बच जाएं। तो यहां ध्यान रखिए, ऋण देने वाले को घाटा होता है और ऋण लेने वाले को क्या होता है, इसमें फायदा होता है। दो ही पॉइंट हैं, पिछले बार ये पूछा था कि इनमें से किसको फायदा होता है, तो ऋण लेने वाले को फायदा है, ऋण देने वाले को इसमें क्या होता है, घाटा होता है। यहां तक बात क्लियर हुई? कोई डाउट? कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। कोई डाउट नहीं है तो चलिए, अब इसके बाद होता है कारक के आधार पर मुद्रास्फीति। अभी तो हमने खाली मुद्रास्फीति जानी कि इन्फ्लेशन होता क्या है, अब देखते हैं इसके पीछे कॉज क्या है कि क्यों बढ़ता है। ठीक है, तो यानी एक हेडिंग ही है आपका, कारक के आधार पर, कारक के आधार पर मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, कारक के आधार पर मुद्रास्फीति। अगर कारक के आधार पर अगर हम इसको विभाजन करें या वर्गीकरण करें तो ये तीन प्रकार की होती है। एक होती है मांग जनित मुद्रास्फीति, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा जो होता है वो होता है आपका लागत जनित, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति। और थर्ड होता है आपका संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल मुद्रास्फीति। अब देखिए ऐसे भी एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, क्या क्वेश्चन बनेगा कि कारक के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार कितने होते हैं, तो वो तीन प्रकार की होती है। मांग जनित यानी डिमांड पुल, दूसरा फैक्टर, थर्ड है स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक। सभी हिंदी मीडियम वाले हैं ना, इंग्लिश वाले कोई नहीं था, लेकिन फिर भी टर्मोलॉजी ध्यान रखिए। ठीक है, अगर सभी हिंदी से भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और इंग्लिश में भी है तो टर्मोलॉजी को आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना होगा, और वो ठीक भी रहता है, बाइलिंगुअल थोड़ा सा होता है तो समझ में आ जाए। अब मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब हम पहले वाले को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए मांग जनित मुद्रास्फीति, अब हेडिंग क्या होगा आपका, मांग जनित मुद्रास्फीति यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यह किसी भी अर्थव्यवस्था में, पहले समझ, डेफिनेशन लिख देता हूं फिर समझाता हूं। यह किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है, बढ़ोतरी के कारण
उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न हो रही है? मांग में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होगी। अब मांग कब बढ़ेगी? देखिए, यह किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग में बढ़ोतरी, यहां क्या करें, मांग इंक्रीज कर रही है। अब मांग कब बढ़ सकती है? देखिए, अर्थव्यवस्था में मांग, अब क्या हो, बैंकों से, पहला पॉइंट, बैंकों से क्या हो जाए, बैंकों से आसानी से कम ब्याज दर पर, कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति हो जाए। अब क्या करा, बैंकों ने क्या कर दिया, अपनी ब्याज दरें क्या कर दी, कम कर दी, यानी सस्ती कर दी। तो उपभोक्ता के लिए क्या हो गया, ऋण लेना आसान हो गया। तो ऋण लेना आसान हो गया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऋण लेगा, और जब ज्यादा से ज्यादा ऋण लेगा तो पैसा उसके पास आएगा। अब उस पैसे को कहीं ना कहीं वो खर्च करेगा जब उसकी आवश्यकता होगी। तो जब वो पैसा खर्च करेगा तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, मांग क्रिएट कर रहा होगा, मांग को जनरेट कर रहा होगा, मांग बढ़ानी है। दूसरा कह रहे हैं कि अतिरिक्त रोजगार क्या मिल जाए आपको, अतिरिक्त रोजगार के स्रोत मिल जाए, यानी अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध हो जाए। पहले बेरोजगार थे, अब आपको क्या मिल रहा है, रोजगार मिला, पैसे कमाने लगे हैं। तो पैसे कमाने लगे हैं तो आपकी क्या होंगी, आवश्यकताएं होंगी। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप क्या करने वाले हैं, मांग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, डिमांड। पहला चीज, बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति हो जाए। दूसरा, अतिरिक्त रोजगार के क्या हो जाएं, स्रोत क्या हो जाएं, आपके लिए उपलब्ध हो जाएं। तीसरा, सरकार भी क्या करे, सरकार भी कल्याणकारी, वेलफेयर, कल्याणकारी योजनाओं में क्या करे, खर्च करे। अब सरकार भी क्या कर रही होगी, सब्सिडी दे रही है या कल्याणकारी योजनाएं दे रही है, मनरेगा के माध्यम से पैसा दे रही है, कैसे ना कैसे जो है अर्थव्यवस्था में क्या आ जाए, पैसा आ जाए। तो इससे क्या होगा, अब अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब इस शब्द को हम क्या कर रहे हैं, तीनों अप्रोच के कारण क्या होगा, जो आपकी अर्थव्यवस्था है यहां क्या होगी, तरलता बढ़ेगी। अब यहां तरलता का मतलब यही होता है कि पैसा, कि बैंकों से भी आसानी से मिल जा रहा है, अब अतिरिक्त रोजगार भी मिल रहे हैं, यानी सबको नौकरी भी मिल गई है, पैसा मिल रहा है। सरकार भी क्या कर रही है कि खर्च कर रही है, कल्याणकारी रोड बना रही है, पुल बना रही है, बांध बना रही है। तो उससे क्या होगा, रोजगार मिल रहा होगा, तो लोगों के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। वो पैसा ही क्या कहलाता है, आपकी तरलता कहलाती है, लिक्विडिटी। यानी इससे क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था में तरलता में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रही है, बढ़ोतरी। अब अर्थव्यवस्था में तरलता में बढ़ोतरी हो गई तो अब यहां पर आपका मांग एवं आपूर्ति वाला नियम लग जाता है, मांग बराबर आपूर्ति। अब इस तरलता में बढ़ोतरी के कारण मांग क्रिएट होगी। क्या होने वाली है क्रिएट, अब मांग। अब सपोज दैट आपको ही अभी हम 2-4 लाख रुपए दे दें, आपके हाथ में क्या कर दिया, 2-4 लाख रुपए दे दें, तो अब आपके पास पैसा आ गया। जो आपके पास पैसा आया वो पैसा ही कहला रहा है लिक्विडिटी, तरलता। अब आप क्या करेंगे, अभी क्लास बंद करके तुरंत तो उन्होंने कहा चलो भैया जितनी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जो जीन्स लेना था, खाना था, पीना था, सब कर आते हैं। वो अब आप क्या कर रहे हैं, आप मांग क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जब बढ़ी हुई तरलता के कारण अर्थव्यवस्था में क्या हो, मांग में बढ़ोतरी हो जाए। अब इस बढ़ी हुई मांग की सही समय पर आपूर्ति ना हो पाए, सप्लाई ना हो पाए, आपूर्ति ना हो पाए, तो उसी को कहते हैं हम मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति। इस बढ़े हुए मांग की सही समय पर अगर आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो उसी को हम क्या कहेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी मांग जनित मुद्रास्फीति। अगर देखिए मांग बराबर आपूर्ति, मांग 10 की है और आपूर्ति भी 10 की हो रही, तो रेट कांस्टेंट रहेंगे। मांग हो गई 20 की, मांग बढ़ चुकी है किसके कारण, उस लिक्विडिटी के कारण, और सप्लाई हो पा रही है 10, यानी 20 लोग हैं और वस्तुएं कितनी हैं, 10। तो ये वाला जो सप्लाई वाला करता होगा तो ये क्या करेगा, इन वस्तुओं के रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। आप नहीं लेंगे तो दूसरा लेगा, क्योंकि जब मांग तो है ही उसकी, क्या है, उसकी मांग है। तो ये जो अतिरिक्त मांग क्रिएट हुई, इस मांग के कारण इनने जो वस्तुओं के रेट बढ़ाए,
तो ये जो इन्फ्लेशन होगा इसको कहते हैं मांग जनित। जैसे टमाटर के संदर्भ में भी यही हुआ था कि यानी सप्लाई नहीं हो पाई, मांग तो टमाटर की पूरी थी। सभी लोग उसकी क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, हर चीज को क्या है, सब्जी में चाहिए टमाटर, और उसका उत्पादन हो ही नहीं रहा है। अब जब मार्केट में वो शॉर्टेज होगा तो टमाटर के रेट, अब लेने वाले बहुत हैं, वस्तु क्या है, कम है, तो ऐसे में क्या होता है, रेट बढ़ जाएंगे। जो ये रेट बढ़े, ये बढ़े हुए रेट ही क्या कहलाते हैं, आपकी मांग जनित मुद्रास्फीति को इंडिकेट करती है। अब भारत में होगा ऐसा, क्योंकि भारत क्या है, विकासशील देश है, यहां रोजगार तो हमेशा जनरेट होते रहेंगे। जब रोजगार जनरेट होंगे तो लोगों के पास अतिरिक्त पैसा होगा, अतिरिक्त पैसा होगा तो उससे वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। और उसी जो है विकासशील देश होने के कारण बैंक भी क्या करते हैं, ब्याज दरों में क्या करते हैं, कटौती करते हैं, ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा निवेश कर पाए। तो बैंक को भी तो तभी फायदा होने वाला जब वो ऋण देगा, तो ऋण बढ़ाने के लिए वो भी क्या करता है, ब्याज दरें नीचे रख रहा है, तो अतिरिक्त तो हो रहा है। तो भारत में मांग जनित मुद्रास्फीति पाई जाएगी। देखिए क्वेश्चन बन जाएगा कि टमाटर में जो वृद्धि हुई थी मूल्य में, वो मांग जनित है या लागत जनित थी या आपका स्ट्रक्चरल थी। वो तीनों का कारण बनेगा। पहला तो उसका मांग से ही है, क्योंकि मांग ज्यादा है, सप्लाई नहीं हो पाई। जब सप्लाई नहीं हो पाई तो डेफिनेटली क्या होगा, उसके रेट भी बढ़ जाएंगे। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है? बहुत आसान है इकोनॉमी, बहुत, बस पेशेंस रखिए। बस हर दिन की क्लास को जो है आप रिवीजन जो है करते रहिएगा। बहुत हल्का होने वाला है, जो गारंटी कही है वो गारंटी को पूरा करेंगे। क्वेश्चन बाहर और ऐसा कंडीशन में छोड़ के जाएंगे, हमने कहा था ना, जीरो से हीरो बना के छोड़ेंगे। अगर आपने कभी इकोनॉमी नहीं भी पढ़ रखी है तो अब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम इकोनॉमी के, और बन भी रहे हैं, आगे आपको क्या बनना है, इसके टीचर भी बनना ही है और एक बेहतर शिक्षक बन के जाएंगे। ठीक है, जहां भी इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो वहां बच्चे आपसे कहेंगे क्या इकोनॉमी पढ़ा रही। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, आज इतना ही लोड दे रहे हैं आपको, कल फिर कंटिन्यूअस फिर करेंगे। इससे आगे की वार्तालाप कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। आराम आराम से चलते हैं, अभी बहुत टाइम है, एग्जाम से पहले ही बहुत पहले समाप्त करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है।